हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, आज का जो सेक्शन है वो सेल से रिलेटेड है और सेल का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक ऑफ द सेल्स देख लिया था, ह्यूमन सेल, और थोड़ा बहुत हमने पादप या फ्लोरा पादप सेल के बारे में, और फौना जंतु मतलब ह्यूमन सेल के बारे में भी, और इन जनरल सभी जितने भी जीव जंतु उनके सेल के बारे में बात की थी। आज जो है हम लोग एक एक कोशिकांग जो कि सेल ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स जो कहलाती हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आर यू एंजॉइंग द क्लासेस और नॉट, और कुछ मैं प्रश्नों का जो मैं आपसे पूछूंगा उनके ज़रूर आपको आंसर्स देने, राइट। तो हम लोग चलो सेक्शन पे आ जाते हैं। तो देखिए, आपको सेक्शन में दिख रहा होगा, और मैंने इसका जो डायग्राम वाला सेक्शन था वो डायग्राम वाला सेक्शन मैं ऑलरेडी पहले आपको करवा चुका हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेल के बाहर की एक लेयर होती है, और यह स्वतः निर्णय ले सकती है। अपना निर्णय, डिसीजन का मतलब कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल बाहर निकलेगा, क्योंकि ऊर्जा के लिए मटेरियल के कोशिका के अंदर भी जाते हैं और जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर भी जाते हैं। और यह एक डबली लेयर होती है, और इसमें जो है परासरण दाब जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से जो है ना पदार्थ अंदर और बाहर जा सकता है। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन काम करती है। क्योंकि जंतु की सेल स्वतः निर्णय ले सकती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ये जो है सेल्फ, इसीलिए इसको लाइवली सेल कहते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? लाइवली सेल। जबकि प्लांट्स में जो होती है वो सेल वॉल होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? डेड सेल बोलते हैं, राइट। इसे हम डेड सेल बोलते हैं। तो ये बात एक अपनी क्लियर हो गई। अब देखिए, इसका नाम क्या दिया है? चयनात्मक पारगम्यता, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी होती है इसमें। तो सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी कैसे हो गई इसमें? क्योंकि यह अपने हिसाब से जो कौन सा मटेरियल को अंदर भेजना है, कौन से को बाहर भेजना है, इसका निर्णय सेल मेम्ब्रेन ले सकती है, कोशिका के बाहर की परत ले सकती है। और ये किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से इसका निर्माण हुआ होता है। लिपिड्स, इसीलिए इसको किससे बना हुआ बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है ना। फॉस्फो का मतलब हो गया प्रोटीन, और लिपिड्स का मतलब हो गया वसा। तो याद रखना, जंतु कोशिका जो है उसके जो बाहर की लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, वो हमेशा वसा और प्रोटीन से निर्माण होता है। इस कोशिका का निश्चित आकार और यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, क्योंकि इसी कोशिका के इस जो बाहर की मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, तो यही जो है अंदर न्यूक्लियस होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी, यहाँ पर गोल्जी बॉडी होगी, सेंट्रोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इस तरह से कोशिकांग जो है इसको एक स्ट्रक्चर, आकार प्रदान करती है, इसको एक यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो ये हो गया जो कि जंतुओं में होता है। सेल वॉल जो है वो पादप में पाई जाती है, और सेल वॉल जो है पादपों के बाह्य आवरण पाया जाता है, और सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। और सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है? तो याद रखेंगे, यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और आपको ये जरूर पता होगा, कार्बोहाइड्रेट किसका बहुलक होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो देखिए, सेल्यूलोज से ही सेल वॉल निर्माण होती है, और ये पादप को दृढ़ता प्रदान करती है, और ये सेल्यूलोज मृत होती है, एक तरह से डेड कहलाती है। तो इसीलिए सेल वॉल जो है डेड मानी जाती है। कोशिका झिल्ली से रक्षा करती है और कोशिका को सूखने से बचाती है। ऐसा ना हो जाए कि कोशिका कहीं ड्राई हो जाए पादप की, क्योंकि पादप को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है प्रत्येक सेल को। तो इसीलिए क्या है, ड्राई ना हो जाए, इसलिए ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक तरह से। तो एक बात याद रखेंगे, पादपों में एक तो सेल वॉल भी पाई जाती है, और इनके अंदर वाले पार्ट में झिल्ली भी पाई जाती है। तो ये बात आपको एक साथ में याद रखनी है। तो हम लोग सबसे पहले कोशिकांग पर आ रहे हैं, जो कि आप ध्यान से सुनिए कि राइबोसोम जो है यह हमारे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है ना। और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। मेरी एक प्रीवियस लेक्चर आया है इससे पहले, वो पहले ज़रूर देख लो, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में। तो देखिए, राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है, और यह अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
के ऊपर पाया जाता है। और इसके खोजकर्ता कौन है? पैलेड। और ये सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो केंद्रक होता है। और प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम्स में ही होता है ना। प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। और आरआरएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। आरआरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोमल आरएनए। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और आपको ये बात पता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ना, ये दो प्रकार की होती है। जो ये कोशिका है, मैंने लास्ट लेक्चर इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको मैंने वहाँ अच्छे से बताया। तो कोशिकांग, जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो कौन है? केंद्रक। और केंद्रक को स्थायित्व कौन प्रदान करती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इस अंतःप्रद्रव्य जालिका पर इस डॉट डॉट के रूप में, है ना, डॉट डॉट के रूप में क्या रहते हैं? राइबोसोम्स रहते हैं। और यह जो है सख्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अंतःप्रद्रव्य जालिका, उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये बात जरूर याद रखेंगे, है ना। अब देखिए, झिल्लियों की सतह पर पाए जाते हैं और कई बार ये साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये यदि कोशिका है, बहुत सारे कोशिकांग हैं वगैरह वगैरह, ऐसे मान लीजिए ये सब कोशिकांग हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डॉट डॉट ड्रॉपलेट होते हैं, है ना, लिक्विड वाला पार्ट। तो कोशिका के अंदर जो तरल है, द्रव है, उसे ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जब भी राइबोसोम्स बहुत सारे गुच्छों के रूप में, ग्रुप के रूप में मिलते हैं, तो इनको पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, राइट। तो ये इनको कहा जाता है। अब देखिए, एक बात याद रखेंगे, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? मैमल्स। मैमल्स कौन से जीव होते हैं? मैमल्स जिनके मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, दुग्ध की ग्रंथि होती है, और वो सीधे, सामान्यतः सीधे बच्चों को देते हैं, अंडे नहीं देते। जैसे ब्लू व्हेल है, जैसे बैट चमगादड़ है, जैसे डॉल्फिन है, मानव है, ह्यूमन बीइंग, और जैसे हॉर्स है, डॉग है। तो ये सभी क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, राइट। तो देखिए, मैमल्स के आरबीसी में राइबोसोम अनुपस्थित होता है, मतलब आरबीसी में राइबोसोम्स नहीं पाया जाता, क्योंकि आरबीसी द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। बाकी सभी जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं वो सभी प्रोटीन का निर्माण करती हैं, लेकिन आरबीसी जो है, जो मानव की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है अंडाणु के बाद, तो उसमें कभी भी क्या है? राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। अब हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े अब सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिकांग जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है वो एक जूते नुमा है, और इसमें क्रिस्टी प्रवर्ध पाए जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम में और क्लियर कर दूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, उसमें टोटल जो है 38 एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। ये एटीपी ही ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, एनर्जी करेंसी कहलाती है। किसकी? प्रत्येक कोशिकाएं, जो खरबों कोशिका मानव शरीर में है, उस प्रत्येक कोशिका में एटीपी का निर्माण हो रहा है, और उसी से मेरे मस्तिष्क को, मेरे जो हाथ मूवमेंट चल रहा है, एक्सप्रेशन चल रहे हैं, पूरे शरीर को जो ऊर्जा मिल रही है, वो सभी जो है ना एक एक कोशिका में एटीपी के निर्माण से हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुल एक बार जो रेस्पिरेशन होता है कोशिकाओं में, उसमें कुल 38 एटीपी का निर्माण होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेब्स साइकिल, उस क्रेब्स साइकिल की मदद से एटीपी का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट आपको एक समझ में आ गया होगा। तो देखिए, और भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डबल लेयर का होता है, इसके बाहर दोहरी झिल्ली होती है। जिस प्रकार के इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिस प्रकार जो है केंद्रक में दोहरी झिल्ली है, कोशिका के बाहर दोहरी झिल्ली है, कोशिका के बाहर की दोहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हम लोग फिर से एक बार डायग्राम पे आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो सेक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? ऑल्टमैन। इन्होंने 1886 में इसकी खोज की थी, और ऑल्टमैन याद रखना, और सी बेंडा ने इसका नाम दिया था। तो देखिए कैसे है, तो ये एक पूरी ये जो है ना, ये पूरी लेयर है, ये क्रिस्टी प्रवर्ध होते हैं, यहाँ पर है ना ऊर्जा का निर्माण होता है। और एक बात याद रखना, जो पूरी सेल है, सेल के अंदर एक केंद्रक है, इस केंद्रक के अलावा कहीं पर डीएनए पाया जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, कि
जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, और मैट्रिक्स नाम के द्रव होते हैं, इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और ये सी बेंडा ने इसका नाम दिया, ऑल्टमैन ने इसे खोजा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, और इसमें डबल लेयर होती है, ये भी डबल लेयर का होता है, राइट। तो ये पॉइंट आपको कुछ याद रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा यहीं पर बनती है, एटीपी का निर्माण यहीं हो रहा है। और एटीपी का निर्माण होता कैसे है, ऑक्सीजन प्लस जो हमने कुछ खाया है उससे जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये दोनों मिलके एटीपी का निर्माण करते हैं। और एक रेस्पिरेशन में कुल 38 एटीपी का निर्माण होता है, और इसमें से जो 2 एटीपी हैं वो तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के कारण, और कुल 36 जो एटीपी है, 36 एटीपी का निर्माण वो होता है क्रेब्स साइकिल के कारण, क्रेब्स साइकिल CYCLE। तो ये बात याद रखेंगे आप। तो कुल एटीपी कितने का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है ना। अब देखिए, इसे श्वसन का केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है। क्रेब्स साइकिल की मदद से कुल 36 एटीपी का निर्माण होता है। सर्वाधिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। डबल लेयर मैंने आपको दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग सेल ऑर्गेनल है, और ये कोशिका के भीतर पाया जाता है, और सेल्फ गवर्न होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए, जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ है जैसे कि ग्लूकोज, उसके साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एटीपी। और एटीपी संचित रहती है। जब भी एटीपी एडीपी में टूटेगा, है ना, जब भी ऊर्जा की जरूरत होगी तो एडीपी में टूटेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसे ही ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करंसी कहते हैं। तो जब भी बड़ा अणु ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में टूटता है तो किसको रिलीज करता है, ऊर्जा को, और यही ऊर्जा मेरे शरीर में काम में आ रही है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेना आपको कि यहाँ पर जो है ये 38 एटीपी का निर्माण होता है, और क्रेब्स साइकिल से कुल 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो ये वाली बात याद रखेंगे, है ना। तो केंद्रक जो है क्रेब्स एंसिलिट साइकिल जो है उसकी मदद से सबसे ज़्यादा, तो याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एटीपी का निर्माण किससे होता है, 36 एटीपी का निर्माण क्रेब्स एंसिलिट साइकिल या क्रेब्स साइकिल के नाम से नॉर्मली जाना जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, एक, है ना। अब देखिए, केंद्रक जो है, केंद्रक की तीनों दोहरी झिल्ली है ना, केंद्रक पे और माइटोकॉन्ड्रिया पे और हरित लवक पे, तीनों पे दोहरी झिल्ली पाई जाती है। यहाँ तक कि कोशिका के बाहर जो है वो उस पर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तीनों में डीएनए उपस्थित होता है, केंद्रक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और हरित लवक में। इनके अलावा किसी में डीएनए नहीं पाया जाता। और डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए और आरएनए एक प्रकार के क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, जिन्हें खोजा किसने था, है ना। डीएनए आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड हैं, जिन्हें फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था। तो देखिए, दोनों को कोशिका के भीतर, है ना, कोशिका कक्ष के रूप में रहता है, और पार्शियल हाफ ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ठीक है। अब आ रही है बात लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहते हैं, और इसे डी डूबे ने खोजा था। इसे डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, पाचन का केंद्र। और स्तनधारियों में, आरबीसी में लाइसोसोम पाए जाते हैं ना। लाइसोसोम स्तनधारियों में केवल लाइसोसोम पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो लाइसोसोम पाए जाते हैं वो किसी में पाए जाते हैं, तो वो हैं WBC। तो याद रखना, WBC में सबसे ज़्यादा लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, याद रखना। तो आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें इतने प्रबल जल अपघटनीय पदार्थ, भयानक रूप से रसायन होते हैं, जो कि एक छोटा सा ये कोशिकांग पूरी की पूरी कोशिका को पचाने की, इसके अतिरिक्त मान लीजिए जीवाणु पास में आ गए तो जीवाणु को भी पूरा पचा लेता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह से क्या है, लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल के रूप में काम करते हैं, और इसीलिए इसे कोशिका का एटम बॉम्ब भी कहते हैं, आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग भी कहते हैं, और पाचन का केंद्र भी कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं ये एग्जाम में नॉर्मली रिपीट होते हैं। अब देखिए, ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब, ऑटोफैगी के लिए 2018 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो है मेडिसिन के क्षेत्र में या बायोलॉजी के क्षेत्र में, है ना। तो ऑटोफैगी का मतलब होता है स्वभक्षण। तो बाहर से कोई परजीवी पैरासाइट आता है और WBC के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो WBC पूरे के पूरे जो है जीवाणु के सेल का पाचन कर लेती है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा बचाव हो जाता है
अन्य किसी भी परजीवी से। इसमें प्रबल जल अपघटनीय पदार्थ एंजाइम्स पाए जाते हैं, WBC में संख्या सर्वाधिक होती है। अब देखिए आत्मघाती थैली से क्यों बोला सुसाइडल बैग, क्योंकि कोशिकीय उपापचय क्रिया के समय व्यवधान होने पर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है ये, और लाइसोसोम फट जाते हैं, और इसमें मौजूद जो एंजाइम है, जब भी ये लाइसोसोम फट जाएगा तो ये एंजाइम क्या होगा, पूरी की पूरी जो कोशिका है, देखो ये जरा सा छोटा सा कोशिकांग है लेकिन पूरी कोशिका को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है, और इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में, हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब आ रही है बात एक और कोशिकांग की जिसे बोल रहे हैं गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस। तो इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी है, इसीलिए इसका नाम गोल्जी काय रख दिया। यह बहुत ही मुख्य जो है सिक्रेटिव ऑर्गेन है, सेल ऑर्गेनेल है हमारे कोशिका का, और यह ट्रांसपोर्ट मैनेजर के तौर पे भी काम करता है, यातायात प्रबंधक के तौर पे। कैसे कि यदि ये कोशिका है, यदि इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर पाए जाते हैं ये जो है गोल्जी का है। कोई भी पदार्थ मटेरियल अंदर जाएगा तो इसकी मदद से दूसरे को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है, जैसे कोई मटेरियल को केंद्रक के पास जाना है, तो ये सब कौन फॉरवर्ड करता है, ये केवल गोल्जी कॉय ही फॉरवर्ड करता है, और इसीलिए ट्रांसपोर्ट मैनेजर कर रहा है, इसीलिए इसको यातायात प्रबंधक कहा जाता है। और ये वेस्ट पदार्थ, कचरे को, गंदगी को भी बाहर निकालता है और समस्त कोशिकांगों को ऊर्जा देता है, और इसीलिए इसे सभी कोशिकांगों की माँ कहते हैं। मदर ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनल इज नोन एज गोल्जी बॉडी। और एक्रोसोम जो होता है किसमें, शुक्राणु में। शुक्राणु जो है, शुक्राणु कोशिका के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब प्रजनन जो है, प्रजनन तंत्र, तो आप जो है एक बात याद रखना कि मेरा जो प्रजनन तंत्र का लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, तो आप जरूर देखें। तो वहाँ पर मैंने शुक्राणु के हेड कैसा होता है, अंडाणु को वो किस प्रकार ब्रेक करता है, और किस प्रकार जो संतानोत्पत्ति होती है, तो वो लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो इस डायग्राम को जो है मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको, है ना। तो देखिए, तो ये देखिए, ये जो डायग्राम है, एक्रोसोम के निर्माण में कौन मदद करता है, तो क्या बताएंगे, गोल्जी का है। यातायात प्रबंधक कौन है, गोल्जी का है, राइट, है ना। तो देखिए ये है शुक्राणु का डायग्राम, और ये जो एक्रोसोम है, इसका हेड वाला पार्ट, इसके निर्माण में कौन मदद करता है, गोल्जी का है, क्योंकि ऊर्जा यहीं से ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखिए सिर है इसका ये, और ये गर्दन, और यहाँ पर इसके बीच वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो ये शुक्राणु को मूव करने के लिए तेजी से जो है एम्ब्लिक जो है, जो अंडवाहिनी का होती है, फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पर तेजी से मूव कराने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऊर्जा प्रदान करता है शुक्राणु को। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम लोग आज इस सेक्शन पे एंड करेंगे, ये हम लोग लास्ट कोशिकांग लेते हैं, रिमेनिंग कोशिकांग को हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग इसको अगले से, तो रिक्तिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है जिसको क्या बोलते हैं, वैक्यूओल्स। तो वैक्यूओल्स जो है रिक्तिकांग, तो है ना, और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसकी भी क्या है, एक लेयर होती है, टोनोप्लास्ट, इस लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ी कोशिका है, तो इसमें मान लीजिए कोशिकांग है, छोटा सा रिक्तिकांग या वैक्यूओल, तो इसके बाहर की जो लेयर है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है ना। अब देखो इसमें क्या रहता है, एक तो वाटर रहता है और लवण, सॉल्ट रहता है। लवण का मतलब क्या हुआ, नमक, NaCl जैसे, और KCl, है ना, इस तरह के लवण रहते हैं, राइट। अब देखिए, है ना, तो इसमें लवण रहते हैं, और देखिए ये कोशिका का रस भी इसी में रहता है। देखो जब भी कभी, है ना, आपने एक प्रश्न सुना होगा और बार बार ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि जब भी कभी किसी भी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होता है या पानी की कमी होती है, तो हमारी जो इतनी खरबों कोशिकाएं, उन खरबों कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है यही कोशिकांग रिक्तिका। और रिक्तिका के खोजकर्ता कौन है, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने सबसे पहली बार है ना सूक्ष्मदर्शी बनाया था, इसलिए इन्होंने रिक्तिका, शुक्राणु और कोशिका और जीवाणु की खोज की थी। तो ये सभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये जल संतुलन का और काम करती है, वाटर बैलेंस का काम करती है। कैसे करती है वाटर बैलेंस का काम, कि जब भी
जो है मतलब हमारे शरीर को जो रक्त की आवश्यकता है एक एक कोशिका को, तो वो रक्त का जो बैलेंस है वो यही रखता है। और हमारे शरीर में जो है ना लगातार जो ये एटॉम्स है, जैसे सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, तो इन सभी का मैनेजमेंट करने का काम भी किसका है, इन्हीं का है। तो ये बात आपको एक और याद रखनी है। अब देखिए जंतु कोशिका में जो है ये जल संतुलन का काम करती है, जबकि पादप कोशिका में ये जो है ना स्फीति, टर्जिडिटी या कठोरता प्रदान करती है, इसमें ना स्ट्रिक्ट, कठोरता मतलब हार्डनेस प्रदान करती है। क्योंकि पादप को जो है ना पादप कोशिका में, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लगभग पादप कोशिका उसके 70% तक जो कोशिकांग हो सकता है वो रिक्तिका हो सकती है, जबकि जंतु कोशिका में बहुत सारी और आकार में छोटी होती है। तो जंतु कोशिका में छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती हैं। इसके खोजकर्ता एंटोनियन ल्यूवेनहॉक हैं। तो अब देखो एक पॉइंट आपको और क्लियर हो रहा होगा कि जो जलोद्भिद पादप हैं, हाइड्रोफाइटा जलोद्भिद पादप, उनके अंदर तो वो तो ऑलरेडी पानी के अंदर रहते हैं, तो उनको जो रिक्तिका की आवश्यकता कम है, इसलिए उनमें रिक्तिका है तो न के बराबर या बहुत ही नगण्य मात्रा में होती है। जबकि हाइड्रोफाइटा को जो है ज़ेरोफाइटा, ज़ेरो जहाँ भी शब्द आए याद रखना, XERO, ज़ेरो जहाँ भी शब्द आए इसका मतलब होता है ड्राई। तो ज़ेरोफाइटा मतलब रेगिस्तान में उगने वाले पादप, तो वो जो हैं उनमें बहुत बड़ी, सबसे बड़ी रिक्तिका जो पाई जाएगी वैक्यूल, वो ज़ेरोफाइटा में पाई जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको और साथ में याद रखने हैं। तो अगले जो सेक्शन है सेंट्रोसोम तारक का है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग स्मॉल सेक्शन को लेते हुए और बहुत अच्छे से चर्चा करते हुए चलेंगे, और आपको बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट फील होगा जैसे क्लास लाइक एनवायरनमेंट। तो आपको यदि किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर सभी कॉन्टैक्ट संपर्क सूत्र दिए हुए हैं। आप किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन के बीच में, तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, है ना। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। और मैं लगातार आपके साथ में अब जो है डेली के 3, 4, 5 लेक्चर्स आपके डेली आते रहेंगे इसी पैटर्न पे। तो ये मेरे को ज़रूर बताना कि क्या आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। और सभी लोग स्टे हेल्दी, मास्क का प्रयोग करें, और जो है लगातार जो है आप लोग क्या करेंगे, जब भी कभी बाहर जाते हैं, कुछ भी खाद्यान्न कुछ भी लेने जाते हैं, तो आप सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। नोटों को जब भी छू रहे हैं सैनिटाइज़ करने के लिए आप जो है सैनिटाइज़र को रखें, और अपने हाथ को मसलते हुए इस वाले पार्ट को मसलना है ना, इस तरह से रगड़ता है पूरे को, मतलब बहुत ही अच्छे से मसलने वाला काम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी। तो इससे क्या होता है कि जो लेयर है, जो कोविड की जो लेयर है ना, जो वायरस की लेयर है, वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो आप ज़रूर जो है इस बात का याद रखेंगे कि आपको सावधानी और सचेत रहना है। सो स्टे हेल्दी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।